નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે ભાવિકા. મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં હલચલ જોવા મળી રહી છે. શિવસેનાના નારાજ ધારાસભ્યો બાદ ભાજપ હરકતમાં. ભાજપ વિધાનસભામાં લાવી શકે છે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવા ભાજપ કરી રહ્યું છે તૈયારી. દેવેન્દ્ર ફડણવીસ દિલ્હી જવા માટે રવાના થયા. શિવસેનાના 29 એમએલએ સુરતની હોટલમાં હોવાનો દાવો. એકનાથ શિંદેથી સાથે 29 ધારાસભ્યો હોવાનો દાવો હાલ તો કરવામાં આવી રહ્યો છે. એકનાથ શિંદે જે શિવસેનાના નેતા અને મંત્રી 29 એમએલએની સાથે સુરતની લા મેરિડિયન 5 સ્ટાર હોટલમાં હોવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. શિવસેનાના આ નારાજ ધારાસભ્યો બાદ ભાજપ હરકતમાં આવ્યું છે અને ભાજપ વિધાનસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવી શકે છે. જો કે સંજય રાઉતનો દાવો છે કે કોઈ જ પ્રકારનો સરકાર પર સંકટ નથી, એવું એક તરફ સંજય રાઉત દાવો કરી રહ્યા છે. અમારા ધારાસભ્યો સુરતમાં છે તેવું પણ સંજય રાઉતે કહ્યું કે ધારાસભ્યોની ઘેરાબંધી કરાઈ છે. તો ધારાસભ્યોની ઘેરાબંધી કરવામાં આવી છે. કેટલાક ધારાસભ્યો પરત આવવા માંગે છે, તેમની સાથે વાતચીત પણ થઈ છે તેવું સંજય રાઉતે નિવેદન આપ્યું છે. સુરતમાં ગયેલા છે તે ધારાસભ્યો નિષ્ઠાવાન અને એકનાથ શિંદેની સાથે સંપર્ક નહીં હોવાનું પણ સંજય રાઉત નિવેદન આપી રહ્યા છે. શિંદે અમારાથી નારાજ નથી, તે અમારા ભાઈ છે તેવું પણ સંજય રાઉત દાવો કરે છે. પરંતુ તેનાથી વિપરીત પરિસ્થિતિ જોવા મળે તો શિવસેનાના આ બળવાખોર ધારાસભ્યો છે સુરતમાં ધામા નાખ્યા છે. એકનાથ શિંદે સહિત 29 એમએલએનો સંપર્ક નથી થઈ શક્યો, ત્યારે તે એમએલએ છે તે સુરતની લા મેરિડિયન 5 સ્ટાર હોટલમાં હોવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. તો આ મુદ્દે ચર્चा કરવા માટે कौस्तुभभाई कुलकर्णी अपनी साथ जुड़ाला है. कौस्तुभभाई, जिस प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, बीजेपी इस मौके की तलाश में थी कि कौन सी कड़ी टूटी हुई मिले और उसको फायदा हो जाए. ऐसा ही कुछ सिनारियो देखने को मिल रहा है, पर संजय राउत दावा कर रहे हैं कि सब सलामत है, कोई संकट नहीं है सरकार पे. आपको लग रहा है कि जो नाराजगी है शिवसेना पर और सरकार पर भारी पड़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल भारी पड़ी हुई है. अगर हम देखें तो ये सरकार के ऊपर पूरी तरह से ये नाराजगी भारी पड़ी हुई है. भारी पड़ सकती है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नाराज थे वही बाहर निकले हैं. उन्होंने ही अपना वोट शिवसेना के अगेंस्ट कास्ट करके राज्यसभा और विधान परिषद में अपनी नाराजगी है ये जताया है. राज्यसभा में कास्ट करने के बाद में भी अगर शिवसेना लीडरशिप ये जान जाती कि भाई ये नाराजगी भी दूर करनी चाहिए, आज का दिन उन्हें देखने नहीं पाता. क्योंकि जिस तरह का दिन इस सरकार में आया है, जिस तरह का एक अनबैलेंस सिचुएशन इस सरकार में आई है, ये सरकार की सिचुएशन नहीं निर्माण होती थी अगर वो जान जाते रहेगी कि इनकी नाराजगी है वो दूर की जाए. सो इसलिए अभी संजय राउत जो भी कहे कि हाँ भाई हम नाराजगी दूर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद में अगर आप कहेंगे कि भाई अरे ये एक्सीडेंट हुआ है, आइंदा से एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन जो घाव लग रहा था वो घाव लग चुका है. जो कड़ी नाजुक, जो कड़ी टूटने वाली थी, यह ऑपोजिशन को पता चल गया है. ऑपोजिशन ने आपके ऊपर अपना जो जोर है बिल्कुल दिखाया है और ऑपोजिशन स्ट्रेंथफुल है. आप भी ये भी ऑपोजिशन ने आपको दिखा दिया है. सो अभी के जो स्टेटमेंट है कि हम स्ट्रांग है, ये स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता है, मुझे तो लगता है भाविका जी.
જી બિલકુલ, આપ અમારી સાથ જોડે રહે. જેવી રીતે અત્યારનું જે તમામ સમીકરણો રચાઈ રહ્યા છે, ઘટનાક્રમ સામે આવી રહ્યો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે એક તૂટતી કડીની તલાશમાં જ હતી, તે એક મોકો શોધી રહી હતી અને નારાજગી જે એકનાથ શિંદેની સામે આવી તે હવે મહાવિકાસ અઘાડી ગઠબંધન સરકાર પર ભારત શિંદે છે તેમના સહિત જે અનેક ધારાસભ્યો છે સુરતમાં હોવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. કૌસ્તુભજી જોડાયેલા છે. कौस्तुभ जी, जिस प्रकार से जो नाराजगी दर्शाई जा रही है एकनाथ शिंदे दर्शाने वाले हैं या दर्शाने 2 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या लगता है कि किस प्रकार से वो अपनी बात रखेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है उसने तो बेखूबी अपनी कमलम ऑपरेशन पार किया है, पर कहीं न कहीं उनकी नाराजगी है तो टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी जाएगी. आपको लगता है कि जो गठबंधन है अब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाला है, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है? जी, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर देखें, अगर ये मिनिस्टर्स वहां से फुट करके इस बीजेपी के अंदर चले आते हैं तो जिस तरह का एक एंटी डिफेक्शन एक्ट बनाया था, तो वाजपेयी जी जब पीएम थे उस समय पे, तो उस एक्ट के तहत ये सब तो होगा नहीं, लेकिन इस सरकार को अपनी जगह दिखाना, इस सरकार की लीडरशिप को अपनी जगह दिखाना, ये सब काम बीजेपी ने किया है. बीजेपी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आगे जाकर के काम करेगी ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर एक ऐसी स्थिति निर्माण करके फिर से इलेक्शन भी ला सकती है जिस इलेक्शन के तहत इस पार्टी को, शिवसेना को पूरी तरह से अपनी जगह दिखाई जाएगी. शिवसेना जिस तरह से कहती है कि हम यहाँ पे मौजूद है, हम वहां पे मौजूद है, तो ये सब चीजें कहीं भी शिवसेना का नाम या शिवसेना का नाम जहां जहां तक फैला है वहां से पूरा कम 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 करते हुए बीजेपी उन्हें अपनी जगह दिखा देगी. इस तरह की सिचुएशन हाल ही में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से 2014 से उद्धव ठाकरे अपने पिताजी के किए कर्तृत्व पर खुद का कर्तृत्व लांद रहे थे, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं बीजेपी को वो सब स्थिति मंजूर नहीं थी. बीजेपी बाला साहब ठाकरे को मानती थी, बीजेपी बाला साहब ठाकरे के आदेश या बाला साहब ठाकरे के साथ कंसल्ट करके ही अपना कदम आगे बढ़ाती थी, लेकिन उस तरह की समझ, उस तरह की मैच्योरिटी उन्हें उद्धव ठाकरे के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी. और उद्धव ठाकरे के अंदर है या नहीं ये कहना भी गलत हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने उस तरह से उद्धव ठाकरे को ट्रीट किया और उद्धव ठाकरे सही मायने में अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए. इस सिचुएशन में लेकर के आए जहां पे पार्टी खुद अब डेंजर में दिखाई दे रही है, और ऐसे लीडरशिप से कंसल्ट करके राजनीतिक कदम उठाए, इतनी इमैच्योर बीजेपी है नहीं. और इसलिए उद्धव ठाकरे जी से जब कंसल्ट करना होगा तब कंसल्ट करेंगे, जब नहीं कंसल्ट करना है तो क्यों कंसल्ट करे. इस तरह का जो रवैया था बीजेपी का, वो रवैया बिल्कुल सही था. ये अब सभी लोगों को समझ में आएगा और आगे चल के जो सरकार बनाने की स्थिति होगी उसमें इन सभी फुटे हुए एमएलएस को उन्हीं के पार्टी में रख के बीजेपी शायद अपना खुद का गवर्नमेंट बना सकती है, अगर नए इलेक्शंस नहीं लेने हैं तो. लेकिन जहां तक मेरा हिसाब है तो बीजेपी शायद मिड टर्म इलेक्शंस लेकर के शिवसेना की जो 50+ स्थिति है उसे और भी कम करके दिखा देंगे
कि बीजेपी इज द लीडर ऑफ दिस स्टेट महाराष्ट्र। भाविका जी। कौस्तुभ जी, आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं सीएम पद पे आते ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ कहीं ना कहीं अंदर ही पार्टी में ही गनगनाट शुरू हो गया था कि बाला साहेब ठाकरे थे वो किंग मेकर बनते थे, किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, पर कभी ऐसे पद पर नहीं रहे, इलेक्शन नहीं लड़े, पर सीएम पद पर आने के बाद भी उद्धव के सामने बहुत सारी कठिनाइयां भी थी, पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे बने रहे। पर अभी जो स्थिति सामने आ रही है, अब नहीं लगता कि उनका पद बचा है, पर शिवसेना में उनकी स्थिति कैसी रहेगी? शिवसेना में उनकी स्थिति अगर देखें तो कई सारे अभी ये जो लीडर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि नॉट रीचेबल हो चुके हैं, ये सब शिवसेना के काफी स्ट्रांग लीडर्स हैं। एकनाथ शिंदे काफी स्ट्रांग है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से राइज हुए हैं पॉलिटिकली, अगर वो हम देखें तो एकनाथ शिंदे इज स्ट्रॉन्गर देन इवन मेनी ऑफ द अदर लीडर्स इन द शिवसेना हु सिट इन द संसद भवन। और ऐसे लीडर को अगर आप दूर रख रहे हो किसी भी डिसीजन मेकिंग से, क्योंकि अगर देखें हम तो ये क्यों नाराज थे एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे जिस तरह से नगर विकास मिनिस्ट्री उनके पास में है, नगर विकास मिनिस्ट्री में कोई भी काम करना हो तो पहले मुख्यमंत्री के पास चले जाइए, सीएम की परमिशन के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, या और भी दो मिनिस्टर्स उनके ऊपर। મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં જે ફરી એક વખત ભૂકંપની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, મહારાષ્ટ્રની મહાવિકાસ અઘાડી સરકાર પર સંકટના નવા વાદળો જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ નિવેદનબાજી પણ શરૂ થઈ ગઈ છે, જે નિવેદનો એક બાદ એક બીજેપીના નેતા આપી રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક સંજય રાઉત પોતાનો અહંકાર છોડે અને પોતાની પાર્ટીના નેતાઓને સાચવે, તે પ્રકારનું પણ નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે। कौस्तुभ कुलकर्णी अपनी साथ जोड़ेला है। कौस्तुभ जी, जिस प्रकार से बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने निवेदन दिया है कि कहीं ना कहीं संजय राउत के अहंकार कहीं ना कहीं जो अपने ही एमएलए है उनको नहीं संभाल पाए, ऐसा निवेदन आया है, मतलब बीजेपी है ऐसे ही किसी मौके में थी और उनको ये मौका मिल गया। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे पहले भी मैंने बताया कि संजय राउत जी का ये जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे थे, इसी से ये सब हो चुका है। और अगर हम देखें तो संजय राउत जी के स्टेटमेंट्स के बारे में पिछले कुछ सालों में या 2019 से लेकर के जिस तरह से ये सरकार बनी है, शरद पवार जी ने इसमें काफी बड़ा एक गेम खेला है। ये गठबंधन करने के लिए संजय राउत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, ये भी बात सब लोग मानेंगे। और उस भूमिका में शरद पवार जी ने संजय राउत जैसे एक खिलाड़ी को परख लिया और उसे अपने पास में खींच लिया। संजय राउत भी शरद पवार के इस इन्फ्लुएंस में आ गए और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम देखें जो कि शरद पवार जी को पसंद आएंगे, ऐसे ही स्टेटमेंट्स अगर पब्लिक शोज भी देखें जहां जहां पे शरद पवार और संजय राउत साथ में हैं स्टेज के ऊपर, वहां पे एक तो दोनों अगल बगल में ही बैठे हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट शरद पवार जी के स्टेटमेंट्स को किसी ने किया होगा तो वो संजय राउत ने किया है। और ये भी बात कहीं ना कहीं शिवसेना के फॉलोवर्स को, शिवसेना के लीडर्स को, शिवसेना के एक्टिविस्ट को चुभ रही थी। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे जी को भी ये बात चुभ रही थी और एकनाथ शिंदे जी की नाराजगी इस बात को लेकर के भी है। तो कई सारे जो लिस्ट बनेंगे, एकनाथ शिंदे क्यों नाराज थे, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, तो उसमें ये भी बात आएगी जिस तरह से संजय राउत शरद पवार जी का साथ दे करके उन्हीं के स्टेटमेंट्स को आगे कर रहे थे और वहां पे शिवसेना की इमेज को इनडायरेक्टली वो डाउन कर रहे थे, जो कि कोई भी लॉयल पार्टी वर्कर ये सब सहन नहीं कर पाएगा। भाविका जी।
બિલકુલ કૌસ્તુભભાઈ, જે પ્રકારે અત્યારે સામે આવી રહ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજગીનો દોર એટલો બધો વધી ગયો કે અત્યારે આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે। कौस्तुभ जी, जिस प्रकार से वाकयाएं होती गई, एकनाथ शिंदे के साथ उनकी नाराजगी बढ़ती गई और बीजेपी इसका फायदा उठाने के लिए तैयार ही बैठी थी। पहले से ही बीजेपी तैयार ही थी और अभी एक ट्वीट भी सामने आया है राणा जी का। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे ने जो भी निर्णय किया है सही समय पर किया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, समय समय की बात होती है। अगर कोई भी स्थिति में वो निर्णय कर लेते, जैसे कि 2019 में ही अगर उन्होंने इस तरह का निर्णय दिखा दिया रहता तो उस समय स्थिति अलग थी। उस समय सभी लोगों में एक उत्साह था कि हाँ भाई कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन 2-2.5 साल के अंदर ये उत्साह जो है, ये एक एनकरेजमेंट जो 2019 में थी वो सब निकल गई है। और जहां पर कहीं भी देखे तो एनसीपी की वाहवाह होते हुए नजर आ रही है। एनसीपी का डोमिनेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और उस डोमिनेशन के तहत शिवसेना को चलना पड़ रहा है। उस डोमिनेशन के तहत शिवसेना के मिनिस्टर्स को काम करना पड़ रहा है। उस डोमिनेशन को लेकर के ही शिवसेना का कोई भी लीडर आगे कदम रख सकता है या नहीं रख सकता है। ऐसी जब स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में ही हमें जो असंतोष होता है वो सब बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस स्थिति को लेकर के ही एकनाथ शिंदे ने ये मौका चुना होगा कि जैसे राज्यसभा की इलेक्शंस हो गई उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे अगर हम देखें, कल भी विधान भवन में जब लीडरशिप ने प्रवेश किया इलेक्शन के लिए, उस समय पे सभी लोग एक ही पर आदमी को ढूंढ रहे थे या एक ही लीडर को ढूंढ रहे थे और वो है एकनाथ शिंदे। कि एकनाथ शिंदे कहाँ है? अब वो कौन ढूंढ रहे थे इसके ज्यादा डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं, लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि कौन ढूंढ रहा था एकनाथ शिंदे को। सो लीडरशिप में भी वो एक कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये सब होना है, लेकिन उसके बावजूद भी लीडरशिप खुद को करेक्ट नहीं करना चाहती थी। इसी का मतलब ये है कि अहंकार कितना है ये दिखाई देता है और उस अहंकार के तहत हम लीडर नहीं बन सकते हैं, ये भी अब समझ में आ जाएगा। भाविका जी। कौस्तुभ जी, आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 मंत्रियों का जेलवास भी इस सिचुएशन के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है? जी, जेलवास के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्या वो पॉलिटिकल सिचुएशन थी या नहीं थी ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही है उस एजेंसी के अंदर, एजेंसी के तहत कई सारे अभी ऐसे मामले हैं जो कि कई सालों पहले दर्ज हुए थे। एजेंसी एक एक करते मामले निपटा रही है और उस मामले के ऊपर अभी आ रही है। जैसे कोर्ट में भी देखे तो हजारों केसेस पेंडिंग है, लेकिन आज ही किसी केस की सुनवाई क्यों आई है? जो जो केस जैसे जैसे निकल जाता है, जिस जिसका नंबर आ जाता है उस तरह से वो सब हो रहा है। सो उसी तरह से नवाब मलिक हो या अनिल देशमुख हो, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां हो चुकी है। उनके ऊपर इस तरह के आरोप पहले नहीं लगे थे क्या? तो लगे भी होंगे, लेकिन जिस तरह से वो आरोप सिद्ध होते गए या जिस तरह से कहीं ना कहीं उनका हाथ है, ये सब एजेंसियों को दिखाई दिया और एजेंसी ने वो सब ढूंढ करके निकाला। तो उनका अंदर होना या उनका बाहर होना इतना कोई मायने रखता है? जी ऐसे बिल्कुल। लगता तो नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहे। જેવી રીતે મહારાષ્ટ્રની ત્યાં હલચલ હોટલની બહાર જોવા મળી રહી છે અને અત્યારે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ચુસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। તો એક તરફ મહારાષ્ટ્ર
ની રાજનીતિમાં હલચલ તેજ જોવા મળી રહી છે. આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. સંજય રાઉત પણ એવું કહી રહ્યા છે કે જે પણ ધારાસભ્યો અત્યારે નારાજ જે કહી રહ્યા છે તેઓનો સંપર્ક અત્યારે નથી થઈ રહ્યો, પણ અમને વિશ્વાસ છે કારણ કે શિવસેનાના તેઓ વિશ્વાસુ ધારાસભ્યો છે અને ક્યારેય તેઓ દગો નહીં આપે, કારણ કે જ્યારે પણ મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર બનાવવામાં આવી હતી અને આ ધારાસભ્યો નારાજ થયા હતા, તેઓ તે સમયે પાછા ફર્યા હતા અને સમર્થન આપ્યું હતું. આ વખતે પણ એવું થશે. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ કરતા મહારાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ અલગ છે એવું નિવેદન આપ્યું. ત્યારે આ તરફ ચંદ્રકાંત પાટીલ પણ એવું કહી રહ્યા છે કે એમને વિશ્વાસ છે. અત્યારથી કહેવું એ વહેલું ગણાશે, પણ હવે આગામી સમય જ બતાવશે કે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં કેવા બદલાવ જોવા મળે છે. આજ મુદ્દે આપણી સાથે કૌस्तुभ कुलकर्णी जो सीनियर जर्नलिस्ट है આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. कौस्तुभ जी, अभी जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि संजय राउत जो आत्मविश्वास से भरपूर बयान बोल रहे हैं कि जो भी बागी धारासभ्य है वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा संपर्क नहीं हो सका, लेकिन हमें विश्वास है क्योंकि हमारे जो विधायक है वो नाराज है, लेकिन वो मान जाएंगे, वापिस भी आ जाएंगे. और एक सूचक बात उनके बयान में ये सामने आई है, उन्होंने बोला कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से हटके महाराष्ट्र की राजनीति है. जी हाँ, बिल्कुल. अगर संजय राउत जी का अगर टोन देखे, उनके टोन में भारी मात्रा में बदलाव आ चुका है और उस वजह से कहीं न कहीं संजय राउत जी को फायर किया गया लीडरशिप की तरफ से और साथ ही में एनसीपी की तरफ से भी, ऐसे कहा जा सकता है. और उस फायरिंग के बाद में इनका टोन चेंज हुआ है और अभी जो गतिविधियां बन रही है वो इसी तरह की है कि कहीं ना कहीं हाँ भाई, हमारे एमएलएज वो दर्शन के लिए सूरत गए थे या कुछ फलानी चीज के लिए सूरत गए थे, ऐसे वैसे करके. क्योंकि अगर आज हम सामना का हेडलाइन देखें, जो शिवसेना का न्यूज़पेपर है, माउथपीस है, तो उसमें दिखाया है कि कांग्रेस हारी, कांग्रेस को एक और झटका. विधान परिषद में कांग्रेस को एक और झटका, लेकिन महाविकास आघाड़ी को झटका इस तरह से नहीं है. और संजय राउत कई सालों से इसके एडिटर रहे हैं इस न्यूज़पेपर के, तो इस तरह से वहां पे भी हेडिंग में भी आपको एक एरोगेंस दिखाई दे रहा है और हमने कहीं ना कहीं कांग्रेस को धक्का दे दिया. तो इनकी जो मनीषा है कांग्रेस को धक्का देने की, वो भी वहां पे दिखाई देती है. लेकिन आज का संजय राउत का टोन और अभी का, जहां पे वो कह रहे हैं कि हाँ भाई वो सूरत में है लेकिन सब निष्ठावान है, संकट के समय भी वो शिवसेना के साथ में थे और अभी तो फिलहाल काफी खुशहाली का समय है तो वो शिवसेना के साथ में ही रहेंगे. सो ये सब जो है, तो ये कहीं ना कहीं से तो लिपापोती करके हाँ भाई आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हम सब ठीक है, बीजेपी का गेम खराब है, ये दिखाने की कोशिश अभी जो चल रही है. और दूसरा, ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, इस वजह से ये कोशिश हमें दिखाई दे रही है. ओके. हाँ, कुलकर्णी साहब, क्या मान सकते हैं, आपने सामना का उल्लेख किया, उसमें एडिटोरियल जो पार्ट आता है उनमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका, तो क्या मान सकते हैं कि अंदर खींचतान महाविकास आघाड़ी में चल रही है, परेशानियां चल रही है, अनबन चल रही है और ये अनबन आगे बढ़ भी सकती है? बिल्कुल बिल्कुल. एक तो उन्होंने एडिटोरियल में नहीं है, ये फ्रंट पेज की न्यूज है. ओके. जहां पे उन्होंने कहा है, एडिटोरियल इनफैक्ट कुछ और ही है. एडिटोरियल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, सामना का. लेकिन ये जो फ्रंट पेज के ऊपर की न्यूज है, इससे ये अनबन भी दिखाई देती है कि शिवसेना कांग्रेस के साथ में सरकार में बैठने को कहीं ना कहीं नामंजूर दिखाई दे रही है, ऐसे भी हम कह सकते हैं. और ये अनबन मिनिस्टर्स में भी है. एकनाथ शिंदे जिस तरह से बाहर निकले हैं, क्योंकि हर चीज के लिए अगर एनसीपी का भी कोई सपोर्टिंग मिनिस्टर है, उसके पास में जाकर के आपको परमिशन लेनी पड़ रही है. हर चीज में कहीं ना कहीं अजित पवार जी का डोमिनेशन दिखाई दे रहा है. ऐसे स्थिति में शिवसेना में ऑलरेडी वो
अनबन थी ही, और वो अनबन बाहर निकली है। आगे चल के भी, अभी भी कितना भी लिपापोती कर ले, लेकिन आगे चल के भी ये अनबन नजर आएगी, क्योंकि एनसीपी जो है वो हर समय पे डोमिनेट करना चाहती है। 2015 में भी जब ये सरकार गई थी एनसीपी और कांग्रेस की, उस समय पे भी जिस तरह का डोमिनेशन हमें दिखाई दिया, पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। वो मिनिस्टर थे और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था इस स्टेट के अंदर, क्योंकि एनसीपी ने अपना सपोर्ट जो है वो निकाल लिया। सो एनसीपी ऑलवेज वांट्स टू बी इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन। एनसीपी ऑलवेज वांट्स द पॉलिटिकल इकोनॉमी टू बी अंडर इट्स ओन कंट्रोल। तो ये चीज आगे चल के भी, अगर ये सरकार बच भी जाती है, तो आगे चल के भी इस जगह पर इन लोगों को अनबन दिखाई देगी। बीजेपी को इस सरकार गिराने में या इस सरकार को अनबैलेंस करने में कोई दिक्कतें आएगी आगे चल के भी, ऐसे नहीं दिखाई देता है। ओके, आप हमारे साथ बने रहिएगा।